Hello students, welcome to the next lecture for the distributed system. Myself Jagruti Balubhai Patel, and we are discussing about the subject distributed system from the B 4th year 7th sem. So we are discussing about the unit number 5 which is related to the consistency, replication and fault tolerance. So ये unit number 5 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से हमने ऑलरेडी फर्स्ट 4 पॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं विच इज़ अ इंट्रोडक्शन टू रेप्लिका, डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल, क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एंड रेप्लिकेशन मैनेजमेंट. And also consistency protocol is also completed in last lecture. So this part is already completed. This 5 parts is already completed. So we start with the basic of a fault tolerance today. So let's discuss with the fault tolerance topic. So today's topic is the fault tolerance. So we discussing about the fault tolerance. So fault tolerance क्या है? The system can be designed in a way that automatically recover from the particular failure. अगर सिस्टम के अंदर कोई भी फेलियर अगर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जब फेलियर से रिकवर हो जाएगी विदाउट नोइंग द यूज़र, मतलब कि जो पर्सन उसे यूज़ कर रहा है उसे भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली सिस्टम के अंदर फेलियर अकर हुआ. तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फॉल्ट टॉलरेंस. तो दिस वन इज अ फॉल्ट टॉलरेंस. इट इज़ बेसिकली अ स्टेट्स अबाउट वेयर द सर्वर शुड बी अ प्लेस्ड एंड it should be a place where the server should be a crash and it will be a recover from that crashes. So fault tolerance is a one type of state from the system is automatically recover. So that type of situation is known as a fault tolerance. So fault tolerance is the property that enable a system to continue operating a प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ फेलर. सो जो कंटिन्यू वो सिस्टम के साथ कुछ वर्क कर रहा है तो वो कंटिन्यू वर्क के अंदर कोई प्रॉपर्टी फेलर अगर होता है फिर भी वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है वन और तो उसे फॉल्ट टॉलरेंस बोलेंगे. मतलब कि फेलर अगर हो रहा है, फेलर मीन्स फॉल्ट, ओके, और उसे टॉलरेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, मतलब कि उसे रिकवर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दैट वन इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंस. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉल्ट टॉलरेंस. उसे समझाने के लिए यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम दिया गया है कि टायर अगर पंचर हो रहा है, ओके, फिर भी टायर पंचर इट गॉट मास्क एंड कार कंटिन्यू. टायर पंचर हो गया है फिर भी कार में जो बैठा है उसे पता नहीं चल रहा है और कार कंटिन्यू वर्क कर रही है तो दैट वन इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंस. ओके, तो फेलर अगर हुआ बट ऑटोमेटिकली रिकवर हो गया तो दैट टाइप इज नोन एज अ फॉल्ट टॉलरेंस. फॉल्ट टॉलरेंस इज अ प्रॉपर्टी टू अनेबल अ सिस्टम कंटिन्यू ऑपरेटिंग प्रॉपरली. कंटिन्यू ऑपरेटिंग प्रॉपर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम को कंटिन्यू ऑपरेट करने में मदद करेगी. तो कंटिन्यू ऑपरेटिंग प्रॉपरली इवन इफ अ फेलर टेक प्लेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन. तो सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग द ऑपरेशन मतलब कि कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसी दौरान अगर सिस्टम के अंदर कुछ फेलर अकर होता है फिर भी जो सिस्टम है वो कंटिन्यू और प्रॉपरली वर्क करती रहेगी तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ फॉल्ट टॉलरेंस. फॉर एग्जांपल, टीसीपी इज डिजाइन टू अलाउ अ रिलायबल टू वे कम्युनिकेशन इन अ पैक्ड स्विच network. Even in the process of communication link that are imperfect or overloaded. So this is the example for the fault tolerance. So this is the concept where the fault tolerance is used. fault tolerance का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक वैसी प्रॉपर्टी है कि सिस्टम कंटिन्यू ऑपरेट करती रहेगी प्रॉपरली अगर कोई फेलर अकर हो रहा है फिर भी. तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिस्टम could continue with that operation. Next one is what is a failure. So failure क्या है? A failure is a behavior from a specific a failure is a deviation from the specific behavior. तो specific behavior को हम लोग failure बोलेंगे. For example, pressing a brake pedal does not stop the car. अगर हम लोग ब्रेक मारेंगे तो कार स्टॉप हो जाएगी, ओके. अगर वो ब्रेक फेल होगी तो ओके, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द फेलर. रीड ऑफ अ डिस्क सेक्टर डज नॉट रिटर्न अ कंटेंट इफ द डिस्क इज फेल. अगर डिस्क फेल होगी तो डिस्क पे से कंटेंट आएगा नहीं, मतलब डिस्क पे से जो कंटेंट हम लोग रीड कर रहे हैं वो रीड होगा नहीं. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क फेलर. ब्रेक फेलर इज द रियल टाइम एग्जाम्पल समझाने के लिए कि अगर कार में ब्रेक फेल हो गई है तो कार जो होगी तो हम लोग ब्रेक
पैडल प्रेस करेंगे फिर भी कार स्टॉप नहीं होगी, तो दैट टाइप ऑफ इज अ ब्रेक फेलर. इट इज़ अ रियल टाइम एग्जांपल, और उसे समझाने के लिए यहाँ पे डिस्क फेलर को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ब्रेक फेलर का. सो अ सिस्टम इज सेड टू बी फेल व्हेन इट कैन नॉट मीट द प्रोमिस, मतलब कि जो उसे करना है वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकती, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम में फेलर अकर हुआ है. अ फेलर इज व्हाट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एरर इन द सिस्टम. वी कैन से इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एरर. द कॉजेज ऑफ एन एरर इज अ फॉल्ट. सो एरर आने के लिए जो कोज है, मतलब कि जो प्रॉब्लम है, उसे हम लोग फॉल्ट बोलते हैं. सो मैनी फेलर आर ड्यू टू इनकरेक्ट स्पेसिफाइड बिहेवियर. दिस टिपिकल हैपन व्हेन द डिजाइनर misses the addressing a scenario that makes the system perform incorrectly. So it is a अगर सिस्टम मिसबिहेव करेगा, इनप्रॉपरली वर्क करेगा, दिस इज़ द मैनी फेलर, बहुत सारे फेलर होगा तब ये बिहेवियर अकर होगा. इट इज़ स्पेशली ट्रू इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद द मैनी सबटेल इंटरेक्शन. सो दिस इज़ द फेलर जो हमने अभी डिस्कस किया. सो व्हाट इज़ अ फेलर? तो फेलर इज़ अ वन टाइप ऑफ सिस्टम फेल जो सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने नहीं देगा, तो दिस कॉल इज़ अ फेलर. नेक्स्ट वन इज़ अ फेलर ड्यू टू व्हाट? तो फेलर किस वजह से अकर हो सकता है? तो फेलर अगर हमारी जो सिस्टम है उसमें कोई भी हार्डवेयर जो सिस्टम है, हार्डवेयर पार्ट मीन्स कि दैट वी कैन टच, ओके, और वी कैन दैट हार्डवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेलर अकर हुआ है. लाइक एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर एक रैम है, तो रैम पे से डेटा रीड होता है. जब भी हम लोग कुछ भी रीड करते हैं, तो अगर रैम में फेलर अकर हुआ तो यहाँ पे डेटा फैच नहीं होगा, तो दैट टाइप ऑफ इज नोन एज अ हार्डवेयर फेलर. नेक्स्ट वन इज अ सॉफ्टवेयर बग्स. अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलर इज़ अ सॉफ्टवेयर बग. तो अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है लाइक विजुअल स्टूडियो, तो विजुअल स्टूडियो मेरे पीसी के अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ सम वायरस इट वर्क स्लोली और इट वर्क नॉट प्रॉपरली. सो दैट टाइप ऑफ इज फेलर इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर बग्स. एंड नेक्स्ट वन इज अ ऑपरेटर एरर. तो जो ऑपरेट कर रहा है उसके अंदर जो एरर अकर होगी, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज नोन एज अ ऑपरेटर एरर. एंड लास्ट वन इज अ नेटवर्क एरर. जो नेटवर्क थ्रू हम लोग डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, वो नेटवर्क के अंदर कोई ब्रेक आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज नोन एज अ नेटवर्क एरर फेलर. सो सिस्टम से टू बी फेल व्हेन इट कैन नॉट मीट दिस प्रोमिसेस. सो इसमें से कोई भी अगर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम अकर होगा तो दैट इज नोन एज अ फेलर ड्यू टू फेलर. सो फेलर अकर हो सकता है हार्डवेयर की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से, ऑपरेटर एरर की वजह से, ओके, और नेटवर्क एरर की वजह से. तो इन चीज़ों की वजह से सिस्टम के अंदर फेलर अकर हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ द फॉल्ट टॉलरेंस. सो फॉल्ट टॉलरेंस समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल एक पीसी है, तो पीसी के अंदर 2 रैम है, ओके, देर आर 2 रैम इन पीसी, रैम 1 एंड रैम 2. अगर रैम 1 में प्रॉब्लम आ गया फिर भी पीसी कंटिन्यूसली परफेक्टली वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ रैम 2, तो दैट टाइप ऑफ इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फॉल्ट टॉलरेंस. फेलर अगर हो रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स इज अ प्रॉपर्टी टू अनेबल अ सिस्टम कंटिन्यूली ऑपरेटिंग प्रॉपरली. तो रैम 2 की वजह से हमारी जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है. इफ फेलर रैम 1 में फेलर अगर हुआ है फिर भी सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली परफेक्टली वर्क कर रही है बिकॉज ऑफ रैम 2, तो दैट इज नोन एज अ फॉल्ट टॉलरेंस. बिकॉज ऑफ RAM 2 the system is perfectly work. Okay, so being a fault tolerance is strongly related to what are called a dependency. Okay, so next we discuss about the dependency. First okay, this is the basic concept of fault. वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिपेंडेंसी पे जंप करते हैं. सो फेलर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फेलर किस वजह से अकर होगा वो हमने डिस्कस कर लिया. आफ्टर फेलर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम is a characteristics features of a distributed system that distinguish them from the single machine system is the notation of a partial failure, and partial failures may happen when a component in a distributed system is failed. So partial failure कब अकर होगा? तो सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर फेलर अकर होगा तब वो पार्शली फेल होगा. दिस फेलर में अफेक्ट द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द other component while the same time
leaving yet other component unaffected. Okay, so this type of failure is affected some of the component or some of the not. Okay, so this is the failure in a distributed system. The distributed system is a combination of so many computers are connected via high speed network which appear to user as a single coherent system. So distributed system के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर जॉइंट होंगे. Okay, so partial failure may happen when the component in a distributed system is fail, and this failure may affect the proper operation of other component while at the same time leaving yet other component is unaffected. So distributed system के अंदर फेलर की डेफिनेशन ये है. So fault tolerance बेसिक कॉन्सेप्ट इज फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बीइंग अ फॉल्ट टॉलरेंस इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू व्हाट आर कॉल्ड अ डिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम. सो की फीचर्स फॉर द डिपेंडेबिलिटी इज अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड मेंटेनेबिलिटी. Okay, so maintenance is a key features, 4 key features of the dependency. So dealing successfully with the partial failure within a distributed system, being a fault tolerance is strongly related what are called dependable system. Okay, so being a fault tolerance is strongly related to what are called a dependency of a system, and key features of the dependency is availability, reliability, safety and maintainability. So let's discuss one by one. So first one is the availability. So availability means what? Availability is define the property that the system is ready to be used immediately. Availability का मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई सिस्टम के अंदर मैं कुछ कंपोनेंट या रिसोर्स यूज़ करना चाहती हूँ और वो रिसोर्स मुझे तुरंत मिल जाएगा. ओके, तो दैट इज़ नोन एज, मुझे उसके लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी और मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो मुझे तुरंत मिल जाएगी. तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज अ अवेलेबिलिटी. लाइक हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं, फिर google.com मिलते हैं, google.com लिखते हैं, तो गूगल के लिए जो सर्वर है वहाँ से गूगल का मेन होम पेज गूगल का मेन होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट के अंदर अगर कैच मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है तो कैच मेमोरी में ही वही पेज मतलब स्टोर होगा, तो डायरेक्टली वहाँ से इमीडिएटली मुझे मिल जाएगा वो पेज. तो दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी कि सिस्टम में जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा और मुझे वो इमीडिएटली मिल जाएगा. तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द अवेलेबिलिटी. सो इट इज़ डिफाइन द प्रॉपर्टी दैट द सिस्टम इज रेडी टू बी यूज इमीडिएटली. द सिस्टम इज रेडी टू बी यूज इमीडिएटली. नेक्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट कि कोई भी सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है फिर भी सिस्टम कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी. उसके लिए मैंने वो रैम वाला एग्जांपल समझाया वो कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन कंप्यूटर, ओके, इट इज़ वर्क ऑन अ 2 रैम. तो उसके अंदर 2 रैम पड़ी हुई है. अभी फर्स्ट रैम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर भी कंप्यूटर स्टॉप नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ रैम 2 इज़ देयर. ओके, तो फिर रैम 1 के अंदर फेलर अगर हुआ फिर भी रैम 2 की वजह से सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब कि कंप्यूटर परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ रिलायबिलिटी. सो reliability refer to the property that a system can run continuously without any failure. So continuously work होता रहेगा without any interrupt is a concept known as a reliability. Next one is a safety. सो सेफ्टी मीन्स व्हाट कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टम के अंदर, या तो फॉर यूजिंग या तो हम लोग बोल सकते हैं कि बग्स और वायरस की वजह से भी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम अगर हो सकती है. सो सेफ्टी रिफर्स टू द सिचुएशन दैट व्हेन अ सिस्टम टेम्परली फेल टू ऑपरेट करेक्टली नथिंग बैड और डेंजरस विल हैपन. सो कुछ डेंजरस या बैड हैपन मतलब कि कुछ डेंजरस हैपन नहीं हो रहा है, फिर भी सिस्टम जो है वो टेम्परली अभी स्टॉप हो गई है वर्क करने के लिए. सो दिस इज़ द बेस्ड ऑन अ सेफ्टी. तो वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए कि सिस्टम परफेक्टली वर्क करे. सो इफ़ अ सिस्टम इज़ फेल नथिंग डेंजरस इज विल हैपन is known as a safety. Last one is a maintenance or maintainability. So maintenance means it refer to how easy a failed system can be repair. ओके, सो अगर सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम अगर हुआ है वो कैसे रिपेयर हो जाता है, तो दैट वन इज अ मेंटेनेबिलिटी. व्हेन अ सिस्टम फेल इट कैन बी रिपेयर्ड इजीली एंड क्विकली इज नोन एज द मेंटेनेबिलिटी. सो
being a fault tolerance is strongly related to what a dependency system is work, and key feature for the dependency is availability, reliability, safety and maintainability. ओके, अवेलेबिलिटी मीन्स कि सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम मतलब सिस्टम के अंदर जो भी हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए तुरंत ही हमें रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए. रिलायबिलिटी मीन्स विदाउट एनी फेलर, सिस्टम के अंदर कुछ भी इंटरप्ट अकर नहीं होना चाहिए और सिस्टम परफेक्टली वर्क करनी चाहिए. सेफ्टी मीन्स कि सिस्टम फेल हो गई है तो वो सॉल्व हो गए, कंटिन्यूसली वर्क करनी चाहिए, सिस्टम एकदम बंद नहीं हो जानी चाहिए. मेंटेनेबिलिटी मीन्स कि सिस्टम के अंदर कुछ फेलर अगर हुआ है तो वो इजीली और क्विकली रिपेयर हो जाना चाहिए. सो दिस इज़ द डिपेंडेबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी अलग अलग कॉन्सेप्ट है. अवेलेबिलिटी मीन्स कि हमें डेटा मिलेगा, ओके, और रिलायबिलिटी मीन्स कंटिन्यूसली जब मैं डेटा यूज़ कर रही हूँ तब मुझे मिलना ही चाहिए, उसके अंदर कुछ स्टॉप या ब्रेकडाउन आना नहीं चाहिए, तो दैट वन इज़ अ रिलायबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स कि मैं जब डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेज रही हूँ तो वो डेटा मुझे मिल जाना चाहिए. अब वो मुझे मिल गया है तो उसके ऊपर जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो कंटिन्यूसली वर्क होना चाहिए विदाउट फेलर, तो दैट वन इज़ अ रिलायबिलिटी. सो अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके, सो उसे ही यहाँ पे समझाया है कि अवेलेबिलिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है. ओके, सो डिपेंडेबल सिस्टम, यहाँ पे अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी और मेंटेनेंस की पूरा एक डायग्राम के तौर पे समझाया है कि अवेलेबिलिटी मीन्स अ सिस्टम स्टेट टू बी हाईली अवेलेबल इफ इट विल be most likely working with the given instant at a time, and reliability means a high reliability system is one that will most likely continues to work without interrupt during the relative long period of time. जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना आगे वाले कॉन्सेप्ट में, वही उसको एज अ डायग्राम यहाँ पे बेसिक व्यू में डिस्कस रिप्रेजेंट किया है. ओके, एंड अ सिस्टम टेम्परली फेल operate correctly, nothing is dangerous is happen, that concept is just safety. And maintainability means how easy a failed system can be replied. तो आप लोग अगर फॉल्ट टॉलरेंस का डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो उसके अंदर ये डायग्राम के तौर पे भी डायरेक्टली दिखा सकते हो डिपेंडेंसी को. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ टाइप ऑफ फेलर अकर इन सिस्टम. सो फेलर मॉडल के अंदर हम लोग टाइप ऑफ फेलर्स पढ़ने वाले हैं. सो टाइप ऑफ फेलर आर अ क्रैश फेलर, टाइप ऑफ फेलर आर अ क्रैश फेलर, देन ऑस्मिशन फेलर. ऑस्मिशन फेलर के अंदर दो टाइप है, रिसीव ऑस्मिशन एंड सेंड ऑस्मिशन. एंड नेक्स्ट वन इज अ टाइमिंग फेलर, रिस्पॉन्स फेलर एंड बेजन टाइम फेलर. ओके, सो वन बाय वन वो क्या है वो यहाँ पे एज अ ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा ही. तो क्रैश फेलर मीन्स व्हाट, इट इज़ अ एग्जाम्पल लाइक अगर कोई पीसी के अंदर से ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, ओके, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली कर रहे हैं और उसी के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाता है और क्रैश अगर हो जा, मतलब कि सर्वर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज नोन एज अ क्रैश फेलर. सो अ सर्वर हॉल्ट बट वॉज वर्किंग करेक्टली अंटिल इट इज स्टॉप. बराबर, तो ट्रांजैक्शन परफेक्टली ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो ही रहा था, ओके, अंटिल सर्वर के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. जैसे ही सर्वर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज नोन एज अ क्रैश फेलर. नेक्स्ट वन इज अ ऑस्मिशन फेलर. ऑस्मिशन फेलर इज डिपेंड ऑन अ रिस्पॉन्ड एंड रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट. Okay, so oscillation failure means a server fail to respond to incoming request. इनकमिंग रिक्वेस्ट सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो दैट टाइप ऑफ इज फेलर इज नोन एज अ ऑस्मिशन फेलर. ऑस्मिशन फेलर में दो टाइप के फेलर है, रिसीव ऑस्मिशन एंड सेंड ऑस्मिशन omission. Okay, so receive omission means what, a server fail to receive a incoming message. सर्वर जो होगा वो इनकमिंग मैसेज रिसीव करने से स्टॉप हो जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ omission is known as a receive omission. and server fail to send a मैसेज सेंड करने में वो फेल हो जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज नोन एज अ सेंड omission. ओके, सो दिस इज द रिसीव omission एंड सेंड omission.
नेक्स्ट वन इज अ टाइमिंग फेलर. टाइमिंग फेलर मीन्स कि अगर रियल टाइम एग्जांपल हम लोग ले तो कोई डेडलाइन दी है प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए और वो डेडलाइन के अंदर हम लोग वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवा सकते हैं, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज अ टाइमिंग फेलर. सो सर्वर के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट भेजा है, सर्वर रिस्पॉन्स लाइज आउटसाइड अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल. पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसे रिस्पॉन्स भेजना था, बट वो टाइम पीरियड के अंदर वो रिस्पॉन्स भेजना रह गया, तो दैट टाइप ऑफ फेलर इज नोन एज अ टाइमिंग फेलर. अ सर्वर रिस्पॉन्स लाइज outside the specific time interval, so this is known as a timing failure. Next one is a response failure. Response failure is depend on a server's response is incorrect. So server अगर response incorrectly दे रहा है तो that one is known as a response failure, in which value failure and state transition failure. Means value failure, the value of a response is wrong. अगर मैंने किसी और के लिए मतलब वैल्यू भेजी थी और उसके रिलेटेड जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो रॉन्ग मिल रही है, तो दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज अ response. The value of a response is wrong is known as a value failure. And state transition failure means the server divide from the correct flow of a control. So correctly जो flow चल रहा था उसमें कुछ failure occur हो जाता है, तो that is a state transition failure. And last one is a Byzantine failure. A server may product arbitrary response at a arbitrary time, so that one is a Byzantine failure. So आज के लेक्चर में हमने फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया. दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द फॉल्ट टॉलरेंस कि नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर, fault isolation continuously to the falling the component, and availability to reversion mode. So this is the requirement for the fault tolerance. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में डिस्कस किया. उसके अंदर फेलर के बारे में डिस्कस किया, डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया. डिपेंडेंसी के अंदर जो की फीचर्स है वो डिस्कस किए कि दैट अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, मेंटेनेबिलिटी, एंड देन वी डिफरेंशिएट द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. दिस इज द डायग्राम फॉर द डिपेंडेंसी की फीचर्स. एंड इन लास्ट वी डिस्कस अबाउट द फेलर मॉडल, मीन्स द टाइप ऑफ अ फेलर अकर इन अ सिस्टम, एंड दैट वन इज़ अ फॉल्ट टॉलरेंस रिक्वायरमेंट. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और कल के लेक्चर में जो कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किए थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग दो मेनली प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ अ रिमोट राइट प्रोटोकॉल एंड लोकल राइट प्रोटोकॉल. सो वी डिस्कस अबाउट द two main protocol, which is a remote write protocol and local write protocol. So start with the remote write and local write protocol. First of all, we discuss about the consistency protocol concept. A consistency protocol is described to implementation of a specified consistency model. There are three type of main type of protocol. There are three type of consistency protocol mainly used, which is a primary based protocol, replicated write protocol and cache coherent protocol. So primary based protocol को जो है उसके अंदर mainly two part डिवाइड होते हैं, विच इज़ अ रिमोट राइट प्रोटोकॉल एंड लोकल राइट प्रोटोकॉल. सो कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग यही दो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ अ रिमोट राइट प्रोटोकॉल एंड लोकल राइट प्रोटोकॉल. प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है? सो वन प्राइमरी कोऑर्डिनेटर इज इलेक्टेड टू कंट्रोल द रेप्लिकेशन अक्रॉस द मल्टीपल रेप्लिका. सो बहुत सारी रेप्लिका होगी तो उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्राइमरी कोऑर्डिनेटर रखा जाएगा, वही सब मैनेज करेगा. तो दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल. अब रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल में क्या होगा? मल्टीपल रेप्लिकास कोऑर्डिनेटर आर अवेलेबल. सो रेप्लिका राइट प्रोटोकॉल के अंदर मल्टीपल रेप्लिका कोऑर्डिनेटर आर अवेलेबल. एंड कैच कोहेरेंस प्रोटोकॉल के अंदर स्पेशल केस ऑफ क्लाइंट कंट्रोल रेप्लिका, मीन्स कि क्लाइंट साइड पे कैच मेमोरी मीन्स क्लाइंट साइड पे होगी, तो क्लाइंट साइड पे ही जो रेप्लिकेशन का अपडेशन है तो उसके लिए एक स्पेशल केस रखा जाएगा. सो दिस इज द टाइप ऑफ अ कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल. सो वी स्टार्ट विद द प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल. सो प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इन प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल अ सिंपल सेंट्रलाइज डिजाइन, एक सेंट्रलाइज डिजाइन के यूज के सेंट्रलाइज सर्वर जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे ही a simple centralized design is used to implement the consistency model. So primary based protocol को बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज सर्वर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा. तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटर होगा जो सब कुछ मैनेज करेगा. Here each data item acts as associated primary replica. So each data item has a
डेटा आइटम की एक प्राइमरी रेप्लिका होगी। दैट प्राइमरी रेप्लिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटर टू राइट ऑपरेशन। तो वहाँ पे जो मेन प्राइमरी रेप्लिका होगी, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर होगा वही उसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट देयर आर द टू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज, विच इज रिमोट राइट प्रोटोकॉल एंड लोकल राइट प्रोटोकॉल। नाम पे से ही पता चल रहा है कि रिमोट राइट प्रोटोकॉल के अंदर सभी वर्क रिमोटली होंगे और लोकल राइट प्रोटोकॉल के अंदर सभी जो वर्क है वो लोकली होंगे। मीन्स कि एवरीथिंग इज ब्रिंग इन लोकली नियरेस्ट सर्वर के पास से। Okay, so this is the primary based protocol. So in primary based protocol let's start with the remote write protocol. So remote write protocol के अंदर क्या होगा, तो all write operation are forwarded to the primary replica। कोई भी write operation अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मेन जो रेप्लिका जहाँ पे पड़ी है वहाँ से डायरेक्टली रेप्लिका के ऊपर राइट ऑपरेशन नहीं होगा। जो भी राइट ऑपरेशन होगा वो मेन सर्वर के पास, प्राइमरी सर्वर के पास भेजा जाएगा और वही प्राइमरी सर्वर राइट ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करेगा और उसके बाद मेन क्लाइंट को भेजेगा। तो ये जो डायग्राम है वो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। पूरा डायग्राम मैं यहाँ पे समझाती हूँ, तो पहले हम लोग उसकी थियोरी देख लेते हैं। सो एवरी राइट ऑपरेशन इज डन बाय द प्राइमरी रेप्लिकास। रीड ऑपरेशन आर कैरिड आउट लोकली एट ईच रेप्लिका। रीड ऑपरेशन जो होगा वो लोकली रीड कर सकता है, बट जो राइट ऑपरेशन होगा वो प्राइमरी रेप्लिका होगा वही उसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अप्रोच फॉर द राइट इज क्लाइंट कंटेंट टू सम रेप्लिका आरसी। लाइक किसी को अगर क्लाइंट को सम रेप्लिका के कंटेंट चाहिए, तो इफ़ क्लाइंट इशू द राइट ऑपरेशन, सो राइट ऑपरेशन अगर वो परफॉर्म करता है तो वो जो परफॉर्म करेगा तो उसके नज़दीक में जो भी रेप्लिका सर्वर होगा वो प्राइमरी रेप्लिका के पास उसे फॉरवर्डेड कर देगा। उसके बाद प्राइमरी रेप्लिका जो होगी उसे अपडेट करेगी एंड देन इट इज़ बैक टू द फॉरवर्डेड टू द पर्टिकुलर क्लाइंट। तो इस तरह से रिमोट राइट प्रोटोकॉल के अंदर वर्क करेगा। आफ्टर आरपी रिसीव ऑल द एक्नोलेजमेंट इट इन्फॉर्म दैट द आरसी दैट राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो भी रेप्लिका परफॉर्म हो रही होगी उसके बेसिस के उसके ऊपर एक्नोलेजमेंट भी भेजा जाएगा। तो जब प्राइमरी सर्वर के पास वो एक्नोलेजमेंट आ जाएगा तभी वो मानेगा कि जो रेप्लिकेशन पे राइट ऑपरेशन हुआ है वो क्लाइंट पे भी हो गया है और प्राइमरी सर्वर पे भी हो गया है। तो इस बेसिस पे रिमोट राइट प्रोटोकॉल वर्क करता है। ऑल राइट ऑपरेशन नीड टू बी फॉरवर्डेड टू द फिक्स सिंगल सर्वर। यहाँ पे एक फिक्स सिंगल सर्वर होगा, वही राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देन रीड ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट बाय द लोकली, जो हमने देखा, एंड ऑल्सो कॉल द प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल। डिसएडवांटेज ये है कि इट मे take a relatively long time before the process that initiated the update is allowed to continue and update is implemented as blocking the operation। तो यहाँ पे मेन डिसएडवांटेज ये है कि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है एक रेप्लिका को मैनेज करने के लिए तो दूसरे को भी वेट करना पड़ेगा। अगर बॉटल नेक का अप्रोच आ जाता है तो भी प्रॉब्लम अकर होगी। ओके, सो उसके लिए नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच इज एज सुन एज द प्राइमरी हैज अपडेट इट्स लोकल कॉपी एक्स इट रिटर्न द एक्नोलेजमेंट, आफ्टर दैट इट टेल्स द बैकअप द सर्वर टू परफॉर्म द अपडेट एज ऑल। सो इसी तरह से हम लोग वो ब्लॉकिंग जो अप्रोच परफॉर्म होगा तो उसे नॉन ब्लॉक कर सकते हैं। मेन एडवांटेज इज राइट ऑपरेशन में speed up, but disadvantage is fault tolerance update may not be backed up by the other server। so update दूसरे सर्वर को नहीं भी मिल सकता है। so यहाँ पे रिमोट राइट प्रोटोकॉल को पूरा डायग्राम के साथ समझाया है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लाइंट है और ये एक क्लाइंट है, तो पर्टिकुलर ये क्लाइंट को अगर राइट ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करना है तो फर्स्टली वो क्लाइंट अपने नज़दीक के सर्वर को राइट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट भेजेगा। तो डायरेक्टली वो वहाँ पे रेप्लिका को राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये यहाँ से जाएगा मेन प्राइमरी सर्वर के ऊपर। प्राइमरी सर्वर यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसके लिए एक्नोलेजमेंट भेजेगा। तो वो एक्नोलेजमेंट मतलब कि यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, देन इट टेल बैक द, देखो यहाँ पे लिखा है W1 क्या कर रहा है तो राइट रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसके बाद W2 क्या कर रहा है तो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द प्राइमरी सर्वर। तो वो खुद राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो अपनी जो रिक्वेस्ट होगी वो किसे भेजेगा, प्राइम सर्वर को भेजेगा, प्राइमरी सर्वर जो होगा वो, मतलब कि सेंट्रलाइज सर्वर जैसा। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप
टेल द बैकअप टू अपडेट। तो W3 मतलब कि प्राइमरी सर्वर जो है वो बोल रहा है कि जो भी बैकअप है वो मतलब कि जो राइट ऑपरेशन लेना है उसका बैकअप यहाँ पे ले लो। ओके, तो वो बैकअप के लिए बोलेगा। तो W4 के तौर पे उसे एक्नोलेजमेंट मिलेगी कि एक्नोलेजमेंट फॉर द अपडेट इज डन। आफ्टर दैट दैट राइट ऑपरेशन इज एक्नोलेजमेंट राइट टू कंप्लीट द क्लाइंट। सो आफ्टर दैट जो राइट ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट परफॉर्म हो रहा है। मीन्स कि W1 पहले राइट ऑपरेशन क्लाइंट से पर्टिकुलर एक सर्वर पे जाएगा, वो सर्वर प्राइमरी सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉरवर्ड कर देगा वो रिक्वेस्ट को। उसके बाद प्राइमरी सर्वर उसके ऊपर चेंजेस करके जो बीच में जो सर्वर था उसे अपडेट भेजेगा। तो वो पहले अपडेट ले लेगा, उसके बाद वो जो है एक्नोलेजमेंट प्राइमरी सर्वर को भेज देगा कि हाँ भाई मेरे पास रेप्लिका अपडेट हो गई है। उसके बाद वो जो बैकअप आया है अपडेटेड वाला वो क्लाइंट को भेज देगा कि राइट ऑपरेशन जो आपने किया था वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से पूरा वर्क होगा। और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो तो सिंपल ही है। तो यहाँ पे एक बैकअप सर्वर रखा है जिसके अंदर ये सब कुछ बैकअप करते रहेंगे, ओके, नॉन ब्लॉकिंग के लिए। और रीड ऑपरेशन तो सिंपल ही है, वो डायरेक्टली क्लाइंट के ऊपर लोकली रीड ऑपरेशन कर सकता है। तो रिमोट राइट प्रोटोकॉल इस तरह से वर्क करेगा। और नेक्स्ट वन है लोकल राइट प्रोटोकॉल। सो लोकल राइट प्रोटोकॉल में क्या होगा, लोकली सब वर्क होगा, बेसिकली ब्रिंगिंग इट्स ऑल अबाउट द लोकली। व्हेन अ प्रोसेस वांट टू अपडेट अ डेटा आइटम x, इट लोकेट अ प्राइमरी कॉपी ऑफ x एंड सब्सिक्वेंटली मूव इट टू ओन लोकेशन। सो अपनी लोकेशन पे उसे ले लेगा और उसी बेसिस पे वो उसे चेंज कर देगा। एडवांटेज क्या है, तो मल्टीपल सक्सेसिव राइट ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट लोकली व्हाइल द रीडिंग प्रोसेस कैन बी स्टिल एक्सेस देयर लोकल कॉपी। सो मल्टीपल राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, उसी टाइम पे बाकी के सब लोग अपनी लोकल कॉपी में से वो डेटा पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ परफॉर्म हो रहा है और बाकी के जो प्रोसेस है उसे रीड नहीं कर सकते। अपडेट आर प्रोपोगेटेड टू द रेप्लिकास आफ्टर द प्राइमरी हैज फिनिश्ड विद द लोकली परफॉर्मिंग। ने अपडेट जो होगा वो जब मेन मतलब कि किसी ने भी राइट ऑपरेशन किया है तो अपडेट कंप्लीट होने के बाद सभी लोकल सर्वर पे वो अपडेट हो जाएगा। सो एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी लोकल राइट प्रोटोकॉल इज प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल विद द लोकल राइट्स। उसे समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। क्लाइंट को कोई भी राइट ऑपरेशन करना है तो वो लोकली ही सर्वर पे कर देगा, उसके बाद वो सभी जगह पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट W1 राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, मतलब कि राइट रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो W2 मूव आइटम x टू द न्यू प्राइमरी। तो W2 यहाँ पे देखो यहाँ पे है, ओके, तो जो आइटम होगी उसे यहाँ पे प्राइमरी लोकेशन पे भेज देगी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट राइट कंप्लीटेड, तो W3 कह देगा कि राइट ऑपरेशन कंप्लीटेड हो गया है। उसके लिए प्राइमरी बैकअप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड होगी। ऐसा नहीं होगा, लोकली ही सब काम होगा। और W4 टेल अप द बैकअप टू द, सो बाकी के जितने भी सर्वर है उसको बैकअप लेने के लिए जिस सर्वर ने उसके ऊपर अपडेट ऑपरेशन किया होगा वो सभी को बता देगा कि अपडेट ऑपरेशन करना है। और बाकी के अपडेट ऑपरेशन करने के बाद उसे एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। और रीड रिक्वेस्ट तो सिंपली होंगे, डायरेक्टली मैं डेटा को रीड कर सकती हूँ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल राइट प्रोटोकॉल। सो हियर वी कंप्लीटेड अबाउट द कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल।